हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था इस सेशन को। जो ये सेशन है स्पेशली वैलिड फॉर द स्टेट पीएससी सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, और हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, ठीक है। उसको आप लोग सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर देना। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यू आगे। तो आई थिंक ये सब सारे क्वेश्चन हो गए थे कल, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो सेशन है आपका, ये स्ट्रक्चर और सॉन्ग का कंबाइन है फॉर द स्टेट पीएससी सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स को ये एन से डिनोट कर रहा है, एंड नंबर ऑफ जॉइंट को जे से जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका नंबर ऑफ मेंबर हो गया, और ये जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट कह रहा है। और यहाँ पर उसने बोला सेटिस्फाइड द फ्रेम, यानी n इज इक्वल टू 2j-3, n इज इक्वल टू 2j-3। satisfied the framed structure is said to be the perfect structure। पहले कंडीशन में वो ऐसा बोल रहा है n इज इक्वल टू 2j-3, और इसको वो बोल रहा परफेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी के बेसिस पे पहले आपको हमने एक सेशन डिस्कस कर रखा है। इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप उस सेशन को डिस्कस कर लेना, देख लेना एक बार। बाकी मैं इस सेशन में भी आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आपका डी एस इज इक्वल टू 2j-3, यानी m इज इक्वल टू 2j-3, यानी यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 2j-3 दिया हुआ है। तो पहली बात कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, उसके आगे पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर कहना चाहिए था इसको, तब ये सही है ऑप्शन, अदरवाइज कोई भी नहीं सही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो हमारा ट्रस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस ट्रस स्ट्रक्चर में आपकी जो डीएस होती है, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसको हम लोग डी एस आई प्लस डी एस ई के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो डीएस को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और डीएसआई को बोलते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और डीएसई को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो डीएसई इज इक्वल टू होता है आर ई माइनस 3 फॉर द 2 डायमेंशनल, और डीएसई इज इक्वल टू होता है आर ई माइनस 6 फॉर द 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी इसको हम लोग प्लेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग स्पेस स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएस होता है वो डीएस इक्वल टू डीएसआई प्लस डीएसई होता है, और इस डीएसआई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल डीएस इक्वल टू होता है एम प्लस आर ई माइनस 2j, ठीक है। तो यहाँ से अगर डीएसआई की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डीएस माइनस डीएसई। सो ये है आपका m प्लस आर ई माइनस, सॉरी, हाँ, दिस इज m प्लस आर ई माइनस 2j। और जब आप यहाँ पर माइनस कर लो, 2d की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आर ई माइनस 3 हो जाएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो डी एस आई इज इक्वल टू, ये जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये m प्लस आर ई माइनस 2j माइनस आर ई, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। सो दिस आर ई कैंसल आउट, प्लस माइनस। सो m प्लस आर ई माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3, सॉरी, m प्लस 2j, ये आपका हो जाएगा, ये तो कैंसल आउट, ये आर ई कैंसल आउट, बचेगा m और 2j बचेगा, और ये 3 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये चीज स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको, ये यहाँ पर ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बचेगा m इज इक्वल टू, यहाँ पर दिखेगा ये m इज इक्वल टू, और ये सॉरी m माइनस, और ये 2j-3 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा ds। तो यहाँ पर ds की जगह हम लोग लिखेंगे dsi, क्योंकि इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन कुछ ऐसा बनता है कि हो सकता है dsi इज इक्वल टू 0 हो जाए, dsi इज लेस देन 0 हो जाए, और dsi इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो जब आपका डी एस आई इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ट्रस,
ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जब लेस देन जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस्ट, और जब ये आपका डीएसआई ग्रेटर देन जीरो तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट ट्रस्ट या रिडंडेंट ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है, अगर हम लोग इस कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई करें तो ये m इज इक्वल टू टू जे माइनस थ्री आएगा, और इसके केस में होगा m इज लेस देन टू जे माइनस थ्री होगा। ठीक है। और इसके केस में आपका होगा m इज ग्रेटर देन टू जे माइनस थ्री होगा। तो आप देख लेना कौन सा किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी एस आई इक्वल टू एम माइनस टू जे माइनस थ्री, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो आपका परफेक्ट ट्रस्ट दिया हुआ है, यानी जो भी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बोला इसने इन अ रिडंडेंट फ्रेम, और यहाँ पर वो फ्रेम कहने का मतलब पिन जॉइंटेड फ्रेम कहने का मतलब है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमने करेक्शन लगाया तो तीनों में करेक्शन लगाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट फ्रेम, यानी जो परफेक्ट फ्रेम के लिए रिक्वायर्ड है, यानी ये वालों को ऐसा कह रहा है कि n इज लेस देन टू जे माइनस थ्री, तो ये आपका कभी भी रिडंडेंट के लिए नहीं बनता, ये आपका डेफिशिएंट के लिए बनता है। नेक्स्ट कह रहा है इफ इन अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइडेड इज मोर देन द रिक्वायर्ड परफेक्ट फ्रेम, इट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है। इसके कहने का मतलब ये कह रहा है ऐसा कि m इज ग्रेटर देन टू जे माइनस थ्री। ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसके है कि ये इसको कह रहा है कि ये आपका डेफिशिएंट ट्रेस है, नहीं, ये आपका रिडंडेंट ट्रेस है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर यही चीज हमारा, ये तो पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए था, अगर ये हमारा रिजिड जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर होता, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर होता, तो यहाँ पर हम लोग बात करते कि डी एस इज इक्वल टू डी एस सी प्लस डी एस आई, और डी एस इज इक्वल टू लिखते थ्री एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे माइनस आर डैश। ठीक है। ये आपकी बात करते हैं हम लोग टू डायमेंशनल में, और डी एस इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस आर ई माइनस सिक्स जे माइनस आर डैश, ये आपका हो जाता थ्री डायमेंशनल के लिए। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये गेट का क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा हुआ है, ये आपका ऐसा है, और ये आपका ऐसा है, और यहाँ पर ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है। यहाँ पर नेमिंग दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है। और यहाँ पर इसने फ्रेंड पर भी दे रखा एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसा नेमिंग दे रखा है, और यहाँ पर उन्होंने इंटरनल हिंज लगा दिया, इंटरनल हिंज लगा दिया। ठीक है। अब इसका आपको डीएस बताना है कि डीएस कितना होगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करना, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका उसी फॉर्मूले पे लगेगा, डीएस इज इक्वल टू थ्री एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे माइनस आर डैश। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ इसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप आंसर कमेंट करना। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये आपका कोई स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टू स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। यानी ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर आपका कोई इंटरनल हिंज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू थ्री एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे माइनस आर डैश। ठीक है। आर डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आर डैश की वैल्यू समेशन ऑफ एम डैश माइनस वन होता है, और तब ये होता है जब आपका इंटरनल हिंज हो। ठीक है। यहाँ पर आर डैश की वैल्यू जीरो होगी बिकॉज नो इंटरनल हिंज, कोई इंटरनल हिंज नहीं है आपका। ठीक है। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर होता है, नंबर ऑफ मेंबर काउंट करूं तो एक मेंबर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग थर्ड, करेस्पॉन्डिंग फोर्थ, करेस्पॉन्डिंग फिफ्थ, एंड करेस्पॉन्डिंग ये सिक्स हो जाएगा। m इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, और आर ई की वैल्यू हो जाएगी आर ई इज इक्वल टू दिस थ्री हो जाएगा, और प्लस आठ दिस ऑल्सो थ्री, थ्री प्लस थ्री हो जाएगा आपका सिक्स, ये आपका ए पर हो जाएगा, और ये करेस्पॉन्डिंग आपका कहाँ पर हो जाएगा, एफ पर हो जाएगा, तो टोटल सिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो J इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, J इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर रखें वैल्यू तो डी एस इज इक्वल टू
यहाँ पर हो जाएगा 3m, इसमें वैल्यू रख लो तो नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू 6 प्लस आर ई की वैल्यू 6, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आर ई की वैल्यू 6 हो गई और ये 3j माइनस 3 नंबर ऑफ ज्वाइंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी, नंबर ऑफ ज्वाइंट आपके पास 6 है तो 6 माइनस 0 बिकॉज नो इंटरनल लिंक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 6 इंटू 3 यानी डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपका इंटरनल हिंज आ गया होता, अब हम लोग कैसे सॉल्व करते? तो इसके लिए हम लोग ऐसा सॉल्व करते, यही क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक इंटरनल हिंज आ गया यहाँ पर, यानी ए करेस्पॉन्डिंग बी सी डी ई एंड एफ, यहाँ पर ये इंटरनल हिंज आ गया, ठीक है। अब इसका डीएस की वैल्यू निकालना, तो डीएस इक्वल टू हम लोग जानते हैं 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर डैश, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, समेशन ऑफ m डैश माइनस 1 होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो एक इंटरनल हिंज है आपका बी ज्वाइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये m डैश की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग होता है एट द इंटरनल हिंज। यहाँ पर लिखा हमने नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट इंटरनल हिंज जॉइंट। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंटरनल हिंज, तो यहाँ पर बी पर है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ मेंबर मीट कर रहे हैं, तो एम डैश इज इक्वल टू 3 वो भी आपका बी पर होगा, क्योंकि एक ही मेंबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मानूं तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑफ मेंबर, आप अगर आप काउंट कर लो यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर ओवरऑल है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आर ई की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ए पर फिक्स सपोर्ट है, तो हम लोग जानते हैं फिक्स सपोर्ट पर 3 रिएक्शन, यहाँ पर 3 रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो आप प्रीवियस सेशन में एक टॉपिक में हमने डिस्कस कर रखा है ये सपोर्ट रिएक्शन के बारे में, वहां पर कैसे डेवलप होता है, ठीक है, तो उस सेशन को आप देख लेना। तो ये आपका आर ई की वैल्यू 6 दिया हुआ, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ 6, ठीक है। और जे इज इक्वल टू आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर ऑफ ज्वाइंट दिया हुआ, नेमिंग कर करें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डी एस इज इक्वल टू 3m हो जाएगा, m नंबर ऑफ मेंबर, ये हो जाएगा 3m प्लस आर ई की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ ज्वाइंट आपका हो जाएगा 6 माइनस आर डैश की वैल्यू यहाँ पर आपकी अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 6 ये दिस टू दिस टर्म कैंसल आउट, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी, डीएस इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। और हमें पता है ये भी कंडीशन हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा डीएस की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी लाई कर सकती है, अगर ये इज इक्वल टू 0 है, डीएस ग्रेटर देन 0 हो जाए और डीएस इज लेस देन 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट एंड स्टेबल बोलते हैं इसको। और अगर हमारा ग्रेटर देन 0 तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के जो हमने अभी आपको फ्रेम और इस ट्रेस में फ्रेम स्ट्रक्चर और ट्रेस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, ये सारे कंडीशन और जो हमने आपको फॉर्मूला वगैरह बताया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। और हम लोग एक सेशन रखेंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को शॉर्ट मेथड से, यानी शॉर्टकट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सके, उसके लिए हम लोग एक सेशन रखेंगे, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसने बोला कि फॉर द ट्रस, यानी ट्रस स्ट्रक्चर बोल दिया इसने, इन द फ्रेम द फोर्स इन द मेंबर पीक्यू, पीक्यू में आप फोर्सेस निकालना है यानी इस मेंबर में। इसके लिए हमने एनालिसिस ऑफ द ट्रस का टॉपिक बना रखा है, सेशन डाल रखा है, ठीक है। आप उसको देख लेना, आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करने का, और हमने वहां पर शॉर्टकट मेथड भी सिखाया आपको, ठीक है। अगर उसी शॉर्टकट मेथड से अगर हम लोग सीखें तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं इस एस आर मेंबर में आपका जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि tan अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसको थीटा मान लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर L डिवाइडेड बाई बेस,
1 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्यू आर मेंबर में देखें तो ये जंक्शन है आपका, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स आ जाएगा, और इस एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स आप कंपोनेंट में कर लीजिए, तो ये आपको कुछ ये ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ऐसा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इसका मेंबर का फोर्स अगर आप निकालोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में दिस इनटू cos 45 इज इक्वल टू एफ, सो दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय cos 45, यानी ये आ जाएगा एफ रूट टू। जब हम लोग इसका कंपोनेंट करेंगे फिर ये आपका आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड दिस इनटू साइन 45, यानी साइन 45, तो एफ रूट टू मल्टीप्लाई बाई साइन 45, यानी ये वैल्यू हो जाएगी एफ रूट टू मल्टीप्लाई बाई 1/√2, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एफ का। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, एफ मैग्नीट्यूड का। तो ये ध्यान रखना, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो अगर हमारा डायरेक्ट फोर्सेस की वैल्यू जीरो, फोर्सेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमने ट्रेस एनालिसिस करके यहाँ पर 4-6 वीडियो डाल रखा है, करीब 4-6 सेशन था, उसको आप लोग देख लेना एक बार, ताकि ज्यादा समझ में आएगा फिर वहां पे। यहाँ पर इसने, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछा हुआ है, और अभी आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पर बोला अ बीम कॉलम इज अल्टरनेटली बेंड आइदर वन एंड सिंगल कर्वेचर, और सेकंड के लिए दे रहा इन द डबल कर्वेचर। तो जब भी ये बेंड करेगा, यानी ये ऐसा बेंड करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका सिंगल वे में जा रहा है, और दूसरे वे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये कर्वेचर फॉर्म है, तो ये भी आपका कर्वेचर हो गया, और ये भी वो आपको कर्वेचर के बारे में बता रहा है। अगर ये कर्वेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, सिंगल कर्वेचर, यानी ये आपका सिंगल कर्वेचर में है। ठीक है, और ये आपका डबल कर्वेचर में है। ठीक है, ये सिंगल कर्वेचर है और ये आपका डबल कर्वेचर है। द सेकेंडरी मोमेंट्स इंड्यूस्ड, और ये आपका जो इसमें बोल रहा है वो लोड की वजह से नहीं, जो भी सेकेंडरी मोमेंट की बात कर रहा है, जो कि आइदर ड्यू टू लैटरल लोड की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मोमेंट्स की बात कर रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा M1 को, यानी SM1 मतलब सेकेंडरी मोमेंट इन द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट कंडीशन है। SM2 दिस इज द सेकेंडरी मोमेंट इन द सेकंड कंडीशन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये पूछ रहा है ये। तो अगर जब भी हम लोग देखेंगे तो हमारा ये जो लैटरल लोड वगैरह, जो भी लोड वगैरह आएगा, यहाँ पर ये ऑर्डिनेट सबसे ज्यादा होगा, और इसके कंपेयर में ये यहाँ का ऑर्डिनेट कम होगा, क्योंकि आप जब भी जानोगे कि लेंथ आपका जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतने ज्यादा ये आपका बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा यानी स्वय होगा वो उतने ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, P इंटू वाई वन मान लो इसको, ठीक है, और इसको आप Y2 और इसको Y2 मान लो, तो हमेशा आपका Y1 इज ग्रेटर देन Y2 होगा, तो SM1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Y1 आएगा, और SM2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Y2 आएगा। जब आपका Y1 इज ग्रेटर देन Y2 है, तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं SM1 इज ग्रेटर देन SM2 होगा। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। सोल्यूशन हमने दे दिया आपको, तो यानी ऑप्शन ए पार्ट सही है आपका। नेक्स्ट थिंग है आपका, ये बोल रहा है फॉर अ बीम हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर ऑफ W पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये यूडीएल से प्रोवाइड कर रखा है W पर मीटर, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मतलब सैगिंग की बात कर रहा है, और ये मैक्सिमम नेगेटिव हॉगिंग की बात कर रहा है। मैक्सिमम पॉजिटिव मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और ये जो आपका मैक्सिमम हॉगिंग, मैक्सिमम नेगेटिव की बात कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग, और इसको बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग मतलब पॉजिटिव, हॉगिंग मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप बीएमडी बनाना। ठीक है, और इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने एक सेशन में डाल रखा है, इसी से रिलेटेड है।
उसी का कॉन्सेप्ट ये भी है। और ये आपको ये ऐसा बता रहा है, ठीक है, जब भी आप इसका बीएमडी ड्रॉ करोगे तो ये आपका ऐसा बनेगा। बीएमडी हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। या तो ये ऐसा हो जाए, ठीक है, या तो ये टच करके जीरो हो जाए, या तो ये कट कर जाए, ऐसा कर जाए। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिस, सेकंड पॉसिबिलिटी दिस एंड थर्ड पॉसिबिलिटी दिस, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग अगर सिमेट्रिक के हिसाब से देखें, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, और क्वेश्चन पे उसने बोला मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तब आपका होगा तो ये L1 और L2 में रिलेशन बताइए। तो हमारा जो मैक्स, अगर हम लोग फर्स्ट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं बन रहा है। सेकंड को अगर कंसीडर करेंगे तो ये तो जीरो हो जा रहा है, मिड पर कोई नहीं बन रहा है। थर्ड वाला हमारा केस कंपैरेटिवली सही है, ठीक है, तो थर्ड वाला हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो आपका ये पार्ट सही होगा, ठीक है, ये पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा अगर हम लोग देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट करिए, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ये लेंथ आपका एल है, तो ये इसकी तरीके से बिहेव करेगा। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पर आपका सपोर्ट लगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो बीएमडी ऐसा बनेगा, और मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मिड पर होगा, और ये WL²/8 आएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा WL²/8। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कैंटिलीवर पर लोडिंग अगर हमने लगा दिया तो बेंडिंग मोमेंट इसका ऐसा बनता है, ठीक है। और ये जो L लेंथ होता है, ये W पर मीटर है, तो ये हो जाएगा WL²/2, ठीक है। और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो मिड पोर्शन में बन रहा है, ये आपका इतना पोर्शन आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव की बात कर रहा था, यानी ये आपका मैक्सिमम पॉजिटिव आपका इतना होगा, तो इतना ऑर्डिनेट आपका मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। और ये मैग्नीट्यूड हमने देखा W, और ये लेंथ L1 है, तो इसको मैं लिखूंगा L1²/2। तो यहाँ पर अगर हम ये डेटा निकालें तो ऑर्डिनेट हमें ये पता है WL1²/2 है, तो ये आपका ये पॉजिटिव वाला आ जाएगा WL²/8 माइनस WL1² ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये हमारा हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और ये हमारा ये जो केस आ रहा है, ये हमारा आ रहा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव जो डेवलप हुआ, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करिए। तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से ऑल्सो दैट द क्वेश्चन हैज बीन स्टेटेड दैट maximum पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करें हम लोग, ये हो जाएगा आपका WL²/8 माइनस WL1²/2 इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव कोऑर्डिनेट ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WL1²/2। तो ये हो जाएगा WL²/8 इज इक्वल टू, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये WL1²/2 हो जाएगा, और ये प्लस WL1²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा WL²/8, और ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू WL1² हाफ हाफ वन हो जाएगा, WL1²। दिस W2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और L1 इज इक्वल टू प्लस माइनस L/रूट, और √8 का 2√2, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका L/2√2। तो आंसर जो होगा आपका वो आपका बी पार्ट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और हमने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपका कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, क्योंकि पहले आपका सपोर्ट जो था वो आपका एंड पर था, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस सपोर्ट को डिस्प्लेस कर दिया सेंटर की तरफ, यानी इसको ए डिस्टेंस बोल दिया, और ये इसको ए डिस्टेंस बोल दिया, और इक्वली हमने डिस्प्लेस किया सेंटर की तरफ, और ये लेंथ L था, तो ये डिस्टेंस आपकी L-2 ये हो जाएगा। तो आप ये बताइए, ठीक है, कि आपका मैक्सिमम
नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा तो आप ये बताइए कि आपकी ए और एल में रिलेशन क्या होगा। ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एल, तो आपका के की वैल्यू कितनी होगी। और वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच का, दोनों सपोर्ट के बीच का रेशियो कितना हो, दोनों के बीच की इन दोनों सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा कि आपका ये डिस्टेंस हमेशा, ये कंडीशन हमेशा मेंटेन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हम आपको कमेंट बॉक्स में के की वैल्यू बताना है और a माइनस टू एल की वैल्यू, यानी पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ये कितना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आंसर बताना, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्त यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो वहां आपको जरूर मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करना क्योंकि केबल वगैरह में ये सारा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा, बोला उसने अ केबल ऑफ द इनसिग्निफिकेंट वेट। इनसिग्निफिकेंट वेट कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो वेट है, सेल्फ वेट, उसको आप इग्नोर करो। जो आपका सेल्फ वेट है उसको आप लोग क्या करिए, इग्नोर करिए। ठीक है, ये सेल्फ वेट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अगर ये सेल्फ वेट को इग्नोर किया इसने, तो आप ये बताइए, अब उसने कुछ बोला हुआ कि अ केबल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे केबल स्ट्रक्चर इज द टेंशन मेंबर। केबल स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, कभी भी ये केबल स्ट्रक्चर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स नहीं ले सकता। ठीक है, 18 मीटर लॉन्ग, तो ये जो केबल की जो लेंथ दे रखा वो 18 मीटर दे रखा, एंड इज सपोर्टेड एट इट्स टू एंड 16 मीटर अपार्ट। यानी एक आपका ये कंडीशन है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पर है, तो यानी ए और बी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब उसने बोला कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर अपार्ट है। ठीक है, यानी एल की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16 मीटर। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, एट द सेम लेवल, यानी ये जो ए और बी के जो लेवल है वो आपका सेम है। द केबल सपोर्टेड एट इट्स मिड रेंज अ लोड ऑफ द 120 न्यूटन। अब ये यूडीएल नहीं दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट लोड दे रखा, तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट करके आप लिख देना। जो हमारा शेप ऑफ केबल होता है, शेप ऑफ केबल इज इक्वल टू शेप ऑफ बीएमडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। जो शेप का केबल होगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो हमारा शेप ऑफ केबल होता है ना, वो हमारा डिफाइन होता है कि शेप ऑफ द बीएमडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ इसको। तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ये आपका बनेगा, ये मान लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम आपका ऐसा है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर ऐसा है और हमने लोड लगाया, तो इसका जो बीएमडी दोस्त बनता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका ये बीएमडी ऐसा बनता है, तो यानी ये इस शेप का बनेगा पॉइंट लोड की वजह से। तो जो शेप बनेगा इसका, ये कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पर आप सपोर्ट लगा लेना। ठीक है, और यहाँ पर उसने लेंथ और ये मिड पर लगा रखा, तो ये जो लोड लगेगा, ये W इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन लोड लगेगा। और यहाँ पर ये 16 मीटर अपार्ट है, ये तो हो गया। अब ये 18 मीटर लॉन्ग बोल रहा है, इस केबल की जो लेंथ है वो 18 मीटर है, तो ये 9 मीटर हो जाएगा और ये 9 मीटर हो जाएगा ड्यू टू द सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब उसने बोला द टेंशन इन द केबल इज नियरली। ठीक है, तो जो टेंसाइल फोर्स वो पूछ रहा है वो आपका कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, हमने कुछ आपको ट्रिक वगैरह बताया हुआ है और हमने बताया था वो ट्रिक हमेशा काम करेगा आपको।
ठीक है, तो आप इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान लीजिए एक, और ये L/2 पर और ये L/2 पर लाई कर रहा है, इसको आप सिंपली सपोर्टेड बीम मानिए, और दोनों की वजह से देखिए आपका बीम पर कितना रिएक्शन आएगा। तो ये आपका W/2 और ये आपका कितना आएगा W/2। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका W/2 और ये भी आपका W/2 डेवलप हो जाएगा। W की वैल्यू 120/2 यानी 60 किलो न्यूटन, और ये भी आपका आ जाएगा 60 किलो न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने अपवर्ड बना रखा है। अब ये हॉरिजेंटल रिएक्शन भी निकालिए, ये हॉरिजेंटल भी निकालिए, ये हॉरिजेंटल देखिए वर्टिकल टेंशन में आएगा। अगर हम लोग हॉरिजेंटल को देखें तो हम लोग जानते हैं एक पॉइंट और, कि किसी भी सेक्शन पर आप चले जाइए बेंडिंग आपका इस केबल स्ट्रक्चर में, हर सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स हमारा जीरो होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए स्टार बना के, कि at each section the bending moment and shear force is always zero in the cable structure. Only axial thrust tensile in nature develop। केवल आपका एक्सियल थ्रस्ट ही डेवलप होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो हमारा एक्सियल फोर्स आएगा वही आपका सबसे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से केबल को बनाते हैं। तो अगर आप केबल को बनाइएगा तो ये आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पर हमने इसको ऐसा बनाया था और ये ऐसा। तो यहाँ पर आपका VA आया था, VA इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, और यहाँ पर आपका VB आया था, यानी बी सपोर्ट है 16 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन सॉरी। ये आपका था 16 मीटर, और ये आपका 9 मीटर, और ये भी आपका 9 मीटर। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा सिमेट्रिक था, ये 120 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस सेक्शन पर मोमेंट ले लेते हैं, तो इसको मैं कोई सी पॉइंट बोल दे रहा हूँ। तो मोमेंट अबाउट सी जीरो होगा, क्योंकि ये केबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आपका एच ए लगेगा और यहाँ से आपका एच बी लगेगा, तो यानी ए सपोर्ट आपका ये था, बी सपोर्ट आपका ये था। ठीक है, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो, आप यहाँ पर मोमेंट अबाउट सी ले लीजिए। तो ये हॉरिजेंटल आपका एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, और ये भी आपका क्लॉकवाइज लगाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा एच ए मल्टीप्लाई बाई, यानी ये हॉरिजेंटल, यानी ये हाइट आपकी जो हो जाएगी, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और 8 8 जा 64 मीन्स अंडर रूट 17। और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा एच ए की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस वी ए मल्टीप्लाई भी, ये डिस्टेंस आपका 8 मीटर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वी ए की वैल्यू आपको पता है, तो यानी यहाँ पर एच ए की वैल्यू आ जाएगी, तो वी ए की वैल्यू 60 इंटू 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 17, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सियल फोर्स ये नहीं आ रहा, अभी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ रहा है इस सपोर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सियल फोर्स आएगा वो इसके एक्सिस के अलोंग आएगा केबल के, तो ये जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा। तो वही पूछ रहा है टेंशन केबल में कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये टेंसाइल फोर्स जो डेवलप होगा वो अंडर रूट एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा पता है, ये डेटा पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, कि जब ये यूडीएल होगा, यानी ये इंटायर लेंथ जो आपकी लोड आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो यूडीएल होगा, जैसे आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर दे दिया उसने, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और यही दो क्वेश्चन आपके केबल स्ट्रक्चर में बनता है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है या जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो हमने बताया। एक आपको पॉइंट लोड का बनता है, एक आपका यूडीएल के बेसिस पे बनता है, और एक आपका जो हमारे केबल स्ट्रक्चर है इसका शेप कैसे डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीएमडी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो केबल स्ट्रक्चर है वो कौन से फोर्सेस कैरी कर सकते हैं, कौन सी फोर्सेस के लिए डिजाइन करते हैं। टेंसाइल के लिए डिजाइन करते हैं, कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं, शियर के लिए डिजाइन करते हैं, बेंडिंग के लिए डिजाइन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्त, हमने पॉइंट आपको लिखा है, दिस इज डिजाइन फॉर द ओनली एक्सियल थ्रस्ट, और वो भी टेंसाइल नेचर में। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कल हम लोग यूडीएल वाला करेंगे, ताकि सारे पॉइंट आपके कवर हो जाए केबल में। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला, ठीक है, और थ्री हिंज पाराबोलिक आर्च, थ्री हिंज पाराबोलिक आर्च हैज अ स्पान, यानी ए बी सी हिंज दे रखा है। तो एक तो कंफर्म है कि एक तो आपका ए पर होगा और एक लास्ट में आपका बी पर होगा। सेंट्रल राइज दे रखा है इसने, यानी ये जो क्राउन से इसकी लाइन तक की ये क्राउन पॉइंट कहलाता है। ये एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया हुआ 4 मीटर। द आर्च हैज हिंज्ड एट द इंड्स, मतलब बता दिया इंड्स पर, एट इट्स क्राउन। क्राउन मतलब आपकी सिमेट्रिक हो जाएगी, आपकी ये आपकी हो जाएगी सी पॉइंट, थर्ड इंच का लोकेशन ये है। अब उसने बोला अ ट्रेन ऑफ 2 पॉइंट लोड, ठीक है, एक ट्रेन ऐसा है जिसमें 2 पॉइंट लोड है, यानी ये आपकी ट्रेन हो जाएगी, एक व्हील यहाँ पर लगा, एक व्हील यहाँ पर, ये लोडिंग हो जाएगा और आपका ये लोडिंग हो जाएगा। ये 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन बोला, तो 20 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 5 मीटर है। अपॉर्ट क्रॉसेस दिस आर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट ये मूव कर रहा है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये L इज इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर, यानी क्राउन से इस सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा 10 मीटर, और ये भी यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये 10 मीटर। ठीक है, अब उसने बोला क्रॉसेस दिस आर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद अ 20 किलो न्यूटन लोड, 20 किलो न्यूटन लोड से मूव कर रहा है ये। ठीक है, और 20 किलो न्यूटन लोड जो आपका लीडिंग लोड है, यानी 20 किलो न्यूटन ये हो गया, तो ये जो आपका बच रहा है कौन सा लोड, 10 किलो न्यूटन, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब क्या करिए आप, यहाँ पर आपको निकालना है कि द मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस्ड एट द सपोर्ट्स, इस सपोर्ट पर कितना मैक्सिमम थ्रस्ट रिएक्शन होगा। तो मैक्सिमम थ्रस्ट मतलब जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है उसी को हम लोग थ्रस्ट यहाँ पर बोलते हैं इसके केस में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये हो जाएगा आपका V, और ये हो जाएगा आपका VB, और ये हो जाएगा आपका HA, और ये हो जाएगा आपका HB, दोनों सेम के पोजीशन पे है, तो यहाँ पर HA इज इक्वल टू हो जाएगा HB। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा HA इज इक्वल टू HB। अब हम लोग आगे इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये देखते हैं। एक तो रिएक्शन आ गया एच इज इक्वल टू एच बी। अब हम लोग इस लोड को पोजीशन कहाँ पर रखें कि हमारा मैक्सिमम रिएक्शन डेवलप हो जाए। तो दोस्त हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी आपका क्राउन पॉइंट पर जो लोड आता है, ठीक है, तो वो आपका मैक्सिमम थ्रस्ट आपको हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम थ्रस्ट देता है एट द सपोर्ट। तो यहाँ पर 20 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन है, इन दोनों में मैग्नीट्यूड देखिए किसका सबसे ज्यादा है, तो 20 किलो न्यूटन। आप क्या करिए, इस 20 किलो न्यूटन को थ्रस्ट पे क्राउन पॉइंट पर कांस्टेंट कर दीजिए। तो ये 20 किलो न्यूटन हो गया, और ये आपका 10 किलो न्यूटन यहाँ पर पीछे रहेगा, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपका 5 मीटर पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 5 मीटर है, तो ये भी आपका कितना हो गया, 5 मीटर पे। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ से V और BB कैलकुलेट करिए। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह बताया था, और ट्रिक बताते समय जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग शॉर्टकट एक मेथड बताया था, और वहां पर ये बोला था कि जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो आर्च स्ट्रक्चर हो, चाहे वो बीम स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो ट्रस हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिए, ये आप लिखिए V, और यहाँ पर लिखिए आप VB, और ये टॉप व्यू देख लीजिए, लोड की पोजीशन, लोड की पोजीशन ये हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन, और ये लोड की पोजीशन हो जाएगी 20 किलो न्यूटन। अगर हम लोग देखें तो ये आपका 5 मीटर, ये भी आपका 5 मीटर, ये आपका 10 मीटर, तो ओवरऑल आपका हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से अगर आप ये देखोगे तो ये लिखो 20 किलो न्यूटन, यानी आप 10 लिखो। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने बताया 10-15, इसके सारे भी सेशंस यानी सारे वीडियो जो आपके पड़े हैं, डिवाइडेड बाई 20, और फिर ये प्लस हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, दिस 20 मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 20। अगर हम लोग वीबी को लिखना हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस वीबी को लिखना हो अगर, तो मैं लिखूंगा इस 20 किलो न्यूटन को, और मल्टीप्लाई विद दिस डिस्टेंस ए तक, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 20, प्लस ये 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 20। यहाँ पर कैलकुलेशन करना आपका ये भी डेट आ जाएगा,
तो वीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वीवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वीवी की वैल्यू देखें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी तो ये 20 कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका 2.5 यानी ये हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन आपको वॉट में लगेगा। ठीक है, अब क्या करिए, उस साइड से मोमेंट ले लीजिए इस पॉइंट पर जहां पर आपके लोडेड कम है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर ये भी लोड, ये भी लोड, ये भी लोड। अगर राइट साइड से देखें तो केवल हमारे पास दो ही लोड आएगा, तो आप राइट साइड से मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो ले लीजिए। अगर आप मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ पर लोगे ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो आपका वीबी की वैल्यू है, ये जो आपकी वीबी की वैल्यू है, तो यहाँ पर वीबी देखिएगा, वीबी मल्टीप्लाई बाई ये जो वैल्यू हो जाएगी, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 10 मीटर हो जाएगा, और माइनस ये एच बी मल्टीप्लाई बाई ये ऑर्डिनेट आपकी कितनी है 4 मीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ से ये 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एच बी। तो एच बी इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये 4 3 12 31 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 31.25 किलोमीटर। आंसर आपका सी पार्ट सही होगा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ट्रस्ट के आर्च के अभी तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए उसमें। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक सेशन रखेंगे जिसमें ईएस और गेट के सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे और कॉन्सेप्ट के भी। ठीक है, तो ये आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस भी, तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, मेमोराइज मत करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना और कॉन्सेप्ट के थ्रू मेमोराइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, किसने बोला अप्रिज्मेटिक बीम, अप्रिज्मेटिक बीम सिंपली सपोर्टेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आपसे बोलूंगा कि एक सेशंस मैंने बना रखा है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बीम कंडीशन में हमने आपको वो दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में स्लोप और आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा। ये प्रिज्मेटिक बीम, प्रिज्मेटिक मतलब इंटायर लेंथ पर आपका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, सिंपली सपोर्टेड, ये ऐसा है, ये ऐसा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, कैरीज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू लोड रख रहा है। ठीक है, एट द मिड स्पान, यानी एल बाई टू इफ द सेम बीम इज फिक्स्ड, इफ द सेम बीम इज फिक्स्ड यानी सेम बीम, और इसको इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ए और बी फिक्स्ड एट द एंड्स, what the load at the midpoint of produce in the same deflection at the mid span। तो यहाँ पर वो लोड की वैल्यू पूछ रहा है W1 की वैल्यू कितनी होगी, L/2 प्लेस करो कब, जब आपका डिफ्लेक्शन सेम हो जाए मिड पॉइंट पर दोनों के। तो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम ये ऐसा बनेगा, यानी ऐसा बनेगा, और इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है वो डेल्टा इज इक्वल टू WL³ डिवाइडेड बाई 40 ATI होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर होगा, ठीक है, डेल्टा सी, और इसको मैं डेल्टा सी डैश मान ले रहा हूँ, ये हो जाएगा W1 इंटू L³ डिवाइडेड बाई ये 192 EI होता है। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम है, तो यहाँ पर WL³ डिवाइडेड बाई 48 EI, और यहाँ पर हो जाएगा W1 इंटू L³ डिवाइड बाई 192 EI। ठीक है, दिस EI टू EI कैंसल एंड दिस L³ कैंसल, क्योंकि लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, तो 48 इंटू आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 192 हो जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ W, यानी जो आंसर होगा वो आपका ए पार्ट होगा। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको जो हमने आपको दे रखा है सेशंस, उसमें एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा उसने the ratio of the maximum deflection, the ratio of the maximum deflection to maximum flexural stress of a simply supported beam
ऑफ द स्पानल डेप्थ डी कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड पॉइंट। ठीक है, तो अभी हमने देखना कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी सपोर्ट हो गया। कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा है डब्ल्यू का, ये L/2 और ये आपका L/2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज ऐसा बनेगा, तो ये डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा मिड पर, तो ये इसको सी में मान ले रहा हूँ, सी डैश। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू हो जाएगा WL³ डिवाइडेड बाई 48EI। ये तो हमारा क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये चीज आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, कि डेल्टा सी इज इक्वल टू W × L³ बाई 48EI। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं सिंपल बेंडिंग इक्वेशन से M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू E/R। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। आई इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर वो दे रखा है कि आपकी जो बीम की डेप्थ है वो डी है, और ये आपको ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि ये आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का होगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा बीम का क्रॉस सेक्शन। तो BD³ बाई 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आई की वैल्यू दोनों सेम है तो आप रहने दो, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख लो D/2, और एम की वैल्यू, तो जब इसका आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो ये आपका ऐसा बनेगा, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो आपका हो जाएगा WL/4। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर रखोगे WL/4। आई की वैल्यू तो डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी D/2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, तो इस सिग्मा को बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। तो यहाँ पर डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो WL³ बाई 48EI डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हो जाएगी WL डिवाइडेड बाई 4I मल्टीप्लाई बाई D/2। तो ये I/I कैंसिल हो जाएगा, W/W कैंसिल हो जाएगा, ये 4×2 = 8 हो जाएगा, 8×2 = 6 हो जाएगा, और एक L/L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू L² डिवाइडेड बाई 6E/D। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा सी बाई सिग्मा का रेशियो जो हो जाएगा L² बाई 6E/D। ठीक है, तो इन सब सारे क्वेश्चंस को आप देखना और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे स्क्रीन पर आ जाए तो पहले आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, और उसके बाद यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ तक रिलेट कर सकता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन फिर रखेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, और ठीक है, सो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बाकी आपका जो क्वेश्चंस हमने सोल्यूशन नहीं दिया आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर कितना आएगा। चलिए ठीक है, सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।